नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रविशंकर कुमार और आज हम लोग बात करेंगे आगे की लेक्चर के। हम लोग 10 नंबर तक क्वेश्चन 10 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे, उसका अच्छे से एनालिसिस कर लिए थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और सीधी बात में बकवास, ठीक है, कैसे सॉल्व करते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई है। किसकी बात हो रही है? नेहरू रिपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट की बात हो रही है। तो कथन पढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था। तो पहला कथन है कि भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। पूर्ण स्वतंत्रता की बात तो नहीं की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में आया था, ठीक है। तो इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, लेकिन किस स्टेट की बात की गई थी? डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी कि हम ब्रिटिश सरकार के अंदर एक राज्य की तरह रहेंगे हम लोग। तो लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। सिंपल सा है, 19 में आया था, 1928 में आया था। तो 1928 में पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं हो रही थी, तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए, कथन एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, बच गया क्या? आंसर बी। आंसर 2 और 3 सही है। ऐसे आंसर बी होगा आंसर। तो आप एलिमिनेटेड मेथड से आपको बस एक कथन पता है कि नहीं होगा, गलत है, तो बाकी सारे क्वेश्चन आराम से इसका आंसर निकल गया। अब आगे देखते हैं। कथन 2 कह रहा है कि अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। बिल्कुल, यहाँ पे संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही है। हाँ, तो वहां पर जो लोग सांप्रदायिक निर्वाचन की बात जो थी ना, उसको बिल्कुल नकार दिया था कि सेपरेट इलेक्शन नहीं होगा, सांप्रदायिक इलेक्शन नहीं होगा। उसकी जगह क्या होगा? संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होगा। तो इसलिए कथन क्या? 2 सही हो जाएगा। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। बिल्कुल, कि जो संविधान बनेगा उसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। तो 19 मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, 19 फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, जिसमें 21 वर्ष के मतदाताओं के लिए वोट देने का अधिकार भी शामिल था इसमें। इसलिए कथन 3 शामिल है, 3 भी सही है। तो 2 सही है, 3 सही है, कथन 1 गलत है। देखिए, नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में, ठीक है। और इसके पीछे का कारण भी था नेहरू रिपोर्ट आने का। हुआ क्या था कि जब 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। तो भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए इसका विरोध किया गया। तो साइमन कमीशन के जो गठन करने वाले थे उनका नाम था बर्कन हेड, जो राष्ट्र सचिव थे। क्या नाम था उनका? बर्कन हेड, ये राष्ट्र सचिव थे। तो इन्होंने कहा कि भारतीयों में उतना क्षमता नहीं है कि वो अपना संविधान का मसौदा तैयार कर सके। इसलिए भारतीयों ने इसे चुनौती के रूप में लिया और एक नेहरू समिति का गठन हुआ। नेहरू नेहरू समिति गठन हुआ, जिसमें 9 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 9 सदस्य थे। और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो याद रहना चाहिए, नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में आया था। और इसमें किस किस की बात की गई थी? तो डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। अच्छा, सांप्रदायिक निर्वाचन की जगह किसकी बात की गई थी? संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। और मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, जिसमें 19 मौलिक अधिकार थे। और नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। और 1927 में जो साइमन कमीशन गठन हुआ था, उसमें पूरा भारत, मतलब अंग्रेज ही थे। इसका भारतीयों ने विरोध किया। और साइमन कमीशन का गठन करने वाले जो थे बर्कन हेड, जो राष्ट्र सचिव थे, उन्होंने, उनका ऐसा मानना था कि भारतीयों में ऐसी क्षमता नहीं है कि वह
संविधान का मसौदा तैयार कर सके, इसलिए भारतीयों ने इस चुनौती के रूप में लिया और एक समिति का गठन किया गया, जिसको बोलते हैं नेहरू समिति, और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोतीलाल नेहरू, और जिसमें कितने सदस्य थे? 9 सदस्य थे। हालांकि इन सारी चीज़ों को हम एक अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बता दिए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अगर अभी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा ये सब चीज़ें तो समय ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए कोशिश किया जाएगा कि केवल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बस उसका एनालिसिस करेंगे। बाकी हर एक चीज़ भी, सर नेहरू रिपोर्ट है, इसको डिटेल से पढ़ाएंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे, और आपको याद भी हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है कि 2 महत्वपूर्ण नदियाँ, जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में और उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, ठीक है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है। देखिए वन्य जीवन और किसकी बात कर रही है? जैव विविधता की बात हो रही है। तो प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 नदियां हैं, ठीक है, 2 नदी है, ठीक, दोनों नदी एक जगह पर मिल रही है, ठीक है। एक निकल रही है झारखंड से, एक निकल रही है उड़ीसा से। तो झारखंड से जो निकल रही है वह उड़ीसा में, उसका नाम, जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, कि जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है। तो उड़ीसा में जाती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? बदल जाता है, ठीक है। तो जब दोनों नदियां जहां मिलती है, जहां संगम होता है, ये कौन सा स्थल है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो लेकिन जो संगम का स्थल है, जो स्थल है, क्या है? यह जैव विविधता वाला देश है। क्या है? जैव विविधता है, जिसमें वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब कथन पढ़ते हैं क्या क्या दिया है कथन में। पहला कथन दिया है कि ए, पता नहीं कौन सी नदी है, देखते हैं। पहला दिया है भितरकनिका, बी दिया है चांदीपुर ऑन सी, सी दिया है गोपालपुर ऑन सी। तो जो चांदीपुर ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह एक तरह का बीच है, बीच मतलब समुद्री तट है, और यहाँ पे समुद्री तट है। ये वन्य जीवन से यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं रखता है, यहाँ पे वन्य जीवन नहीं है, जैव विविधता का नहीं है क्षेत्र है, क्या एक बीच है, और यहाँ पर लोग जाते हैं टहलते। क्या होता है, किसी खासियत क्या है ना कि लोग जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र का जो जल होता है लगभग 3 से 4 किलोमीटर पीछे चल जाता है, तो लोग समुद्र के अंदर तक पैदल चल जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गायब होता हुआ समुद्र, या वाइनिस सी बोलते हैं, या रिसीडिंग सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइनिसिंग सी या रिसीडिंग, गायब होता समुद्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हिंदी में? गायब होता, वाइनिस मतलब होता है गायब, ठीक है। तो तब बी तो नहीं होगा, और गोपालपुर ऑन सी यह भी क्या है? समुद्री तट है, और यह अपने शांति और सुंदर दृश्य के लिए जाना जाता है। तो आपका बचा बस बस 2 ही कथन, एक है भितरकनिका और दूसरा है सिमलीपाल, और इसी में से 2 आंसर होगा। देखिए हम लोग एलिमिनेटर मेथड से 2 तक पहुंच गए, या ए होगा या डी होगा। अगर आपको पता भी नहीं है कौन सा चीज कहाँ पे है, तो तो भी आप तुक्का लगा करके या ए मारिए या डी मारिए, आंसर तक पहुंचा सकता है। मैंने 50-50 हम लोग को चले आए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो इसमें जो 2 नदी है, पहली नदी है आपको ब्राह्मणी। कौन नदी है? ब्राह्मणी नदी है, जो झारखंड से निकलती है। तो प्रारंभ में उसको बोलते हैं दक्षिण कोयल। क्या बोलते हैं? दक्षिण कोयल बोलते हैं। और जैसे ही यह उड़ीसा में पहुंचती है तो उसका नाम हो जाता है ब्राह्मणी। तो झारखंड से जो निकलने वाली नदी, ध्यान से, झारखंड से जो नदी निकलती है उसका प्रारंभिक नाम है दक्षिण कोयल, लेकिन उड़ीसा में क्या जाना जाता है? ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, और यह झारखंड के रांची जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रांची जिले से। और उड़ीसा से एक नदी निकलती है, इसका नाम है बैतरणी।
बैतरणी। और ये बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले ये दोनों नदियां आपस में मिलती है, और ये स्थान है, इसको बोलते हैं भितरकनिका बोलते हैं। भितरकनिका, भितरकनिका के पास ये लोग आपस में मिलते हैं। तो एक और नदी है धामरा। धामरा, ये जो तीनों नदियों के जो डेल्टा क्षेत्र है ना, वहीं पे भितरकनिका जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो 1975 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला गया था, और 1998 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 1975 में वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और 1998 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। और भितरकनिका मालूम है किस लिए फेमस है? भितरकनिका फेमस है आपको मैंग्रोव वन प्लस खारे नमक वाले मगरमच्छ के लिए, प्लस ओलिव रिडले कछुआ के लिए। यह तीन चीजों के लिए कौन फेमस है? आपको भितरकनिका फेमस है। तो मैंग्रोव वन की अगर बात की जाए तो मैंग्रोव वन जो सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत में वह है सुंदरबन का, और दूसरा जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वह है भितरकनिका जो मैंग्रोव वन है वहां पे है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। बच गया सिमलीपाल। सिमलीपाल भी क्या है ना, इसको मिटा देते हैं। तो जो सिमलीपाल है यह एक नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व है। नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व है, और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। तो भारत में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें सिमलीपाल का भी एक नाम होता है, और यह यूनेस्को जो है, यूनेस्को जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें इनका भी स्थान है, यह भी शामिल है उसमें। ठीक है, तो आपका प्रश्न समझ में आ गया होगा कि दो नदियां निकलती है, एक झारखंड से उड़ीसा से, और दोनों नदियां जहाँ मिलती है वह एक वन्य जीवन अभ्यारण्य है और जैव विविधता का क्षेत्र है, जहाँ पे दोनों नदी आपस में मिलती है। तो उसका नाम बताना था, बस है। एक नदी था जो झारखंड से निकलती है, दक्षिण कोयल उसको शुरू में कहा जाता है, और बाद में बोला जाता है उसको, उड़ीसा में नाम हो जाता है ब्राह्मणी नदी। और उड़ीसा के जो केवझर जिला है वहां से निकलती है बैतरणी। यह निकलती है गुप्त गंगा पहाड़ी से। कौन पहाड़ी से? गुप्त गंगा पहाड़ी से। गुप्त गंगा पहाड़ी से निकलती है और कहाँ मिलती है? भितरकनिका के पास। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बलुई और लवणीय क्षेत्र क्या है? ध्यान रहे, बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु का कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व, माने परभक्षी मतलब खाने वाला। ठीक है, यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो देखिए, मैंने एक इसमें कथन कर रहा है कि पहला है कि भारतीय वन्य भैंस, इंडियन वाइल्ड बफेलो, इंडियन वाइल्ड आस, भारतीय वन्य गधा। सी कह रहा है इंडियन वाइल्ड बोअर, भारतीय वन्य सुकर, जो सुगर ही बोलते हैं। इंडियन गैजल, भारतीय गजल, इसको सुरंग मतलब चिंकारा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक हिरन टाइप का दिखता है, चिंकारा बोल सकते हैं। तो इसमें से कौन ऐसा जीव है जो बलुई क्षेत्र में रहता है और लवणीय क्षेत्र में रहता है? बलुई और लवणीय क्षेत्र में रहता है। ठीक है, और उसका जो अभी क्या है ना कि उसका अस्तित्व खतरे में है। तो खतरे के कारण उसे कोई परभक्षी नहीं है, बल्कि उसका आवास जो हो गया ना, ध्वंस हो गया है, उसके कारण वो खतरे में आ गया। तो पहला देखते हैं कि भैंस। भैंस बलुई क्षेत्र में तो नहीं रहता है, ना ही लवणीय क्षेत्र में रहता है। आप देखते हैं कि हम लोग जो भैंस पालते हैं तो उसी का समझ लीजिए पूर्वज, तो यह तो होगा नहीं।
ये लवणीय और बलुई क्षेत्र में नहीं रहते हैं। दूसरा हो गया भारतीय वन गधा। हाँ, तो यही हो गया, यही आंसर होगा, भारतीय वन गधा। आप एक कहानी सुने होंगे, एक कहानी आपको याद होगा कि एक गधा, एक आदमी के पास एक गधा होता है, और उस गधा को लेकर के वो उससे नमक ढोता है। क्या ढोता है? नमक ढोता है। ठीक है, तो जब वो नदी पार करता है ना, तो किसी अचानक से उस गधा का पैर फिसल जाता है और गधा पानी में डूब जाता है। तो नमक भी साथ में चल जाता है, तो नमक धीरे धीरे खाली हो जाता है, गल जाता है, तो नमक हल्का हो जाता है। तो गधा देखता है कि भाई नमक हल्का हो गया, शरीर हल्का हो गया। फिर दूसरी बार फिर उसको उसका मालिक उसको नमक लेकर के फिर नदी पार कर रहा है। फिर नदी पार करता है, तो फिर नमक लग जाता है, तो गधा आपकी बार जान से नदी में गिर जाता है और नमक गल जाता है, फिर उसका शरीर हल्का हो जाता है। तीसरी बार भी ऐसा ही करता है, तो मालिक समझ गया कि गधा हमारे साथ धोखा कर रहा है। तो उसने क्या किया कि अब की बार वो रुई बांध दिया वो। ठीक है, क्या करता है कि रुई बांध देता है, रुई का गठरी बांध देता है। अब उस रुई की गठरी उसको सही पलाट कर ले जाता है। अब गधा का तो आदत हो गया था, सोचा कि नमक होगा, फिर डुबकी लगाते हैं और हल्का हो जाएगा शरीर मेरा। तो फिर डुबकी लगाया, तो अब की बार रुई हल्का नमक नहीं हो गया, भारी हो गया, नमक तो था नहीं। तो कहने का मतलब है, इस स्टोरी का मोल क्या है ना, कि कोई भी कहानी हो गया चाहे स्टोरी हो गया, हमारे जीवन का एक आईना है, समाज का एक दर्पण है। ठीक है, तो जो वन गधा है ना, तो उसमें गधा का ही जिक्र क्यों किया गया था? ठीक है, तो उस स्टोरी के माध्यम से भी आप यह कथन को सही कर सकते हैं, अगर याद हो तो। ठीक है, हालांकि खैर, अब बात करते हैं भारतीय वन्य सुकर। तो जो सुअर है ना, यह लवणीय क्षेत्र में नहीं रहते और ना ही बलुई क्षेत्र में रहते हैं, तो इसलिए यह भी गलत होगा। और इंडियन गजल, यह क्या है ना कि इसलिए गलत है क्योंकि जो हिरन होता है ना, मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ घास के मैदान हो, घास के मैदानी क्षेत्र में जहाँ घास के मैदान हो, वहाँ पे इंडियन गजल मतलब जो चिंकारा हो वहाँ पे रहते हैं। इनका लवणीय क्षेत्र से या बलुई क्षेत्र से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए आपका केवल बी सही है, ये गलत है, ये गलत है, आपका ये गलत है, तो आंसर आपका निकल गया। अगर कहानी याद है तो उसके अनुसार ही बनाया जा सकता है। खैर, 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है कि मृदा का लवणी भवन, मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि में लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो लवणी भवन को हम लोग बोलते हैं लवणीकरण। क्या बोलते हैं? लवणी भवन मतलब लवणीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं सैलिनाइजेशन। क्या बोलते हैं? सैलिनाइजेशन बोलते हैं। तब लवणी भवन क्या है और किस नर में देखना है? सिंचित भूमि पर लवणी भवन की बात कर रहा है। किस पर? सिंचित भूमि पर। सिंचित भूमि मतलब वैसा भूमि जिस पर सिंचाई वगैरह हो रही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लवणीकरण क्या है। तो जैसे मान लेते हैं कोई, यह एक छोटा सा मतलब हमारा खेत हो गया, सिंचित भूमि हो गई, और यहाँ से हम जल से सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन पानी की अगर कोई निकासी नहीं है और खूब ज़्यादा सिंचाई हो रही है, तो क्या होता है कि नमक की जो परतें होती है बैठ जाती है। यानी सिंचाई से पूरा आप इसको लबालब भर दिए हैं पानी से, और निकासी का कोई रास्ता नहीं है, तो जल जो होता है कि वाष्पीकृत के माध्यम से आसमान में चल जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो जल में जो नमक की परतें होती है ना, वो यहाँ पे भूमि पर बैठ जाता है। जो नमक की परतें हैं भूमि पर जम जाता है, और यह सफेद मतलब व्हाइट व्हाइट करके, सफेद सफेद करके पूरा परत बढ़ जाता है, और भूमि क्या होती है? कठोर हो जाती है। सफेद प्लस कठोर, सफेद होती है नमक के कारण और कठोर हो जाता है, जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो कम होने लगती है। तब भूमि की जब उर्वरा शक्ति कम होगी, उर्वरा शक्ति कथी हो रहा है? कम हो रहा है, तो उत्पादन कथी होगा? ज्यादा होगा कम होगा? तो उत्पादन भी कम होगा। तब आइए देखते हैं, कथन देखते हैं। कथन में क्या है कि यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है। वृद्धि लाता है
कि कमी होगा उत्पादन में, कमी होगा, तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि संलयन से उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है, कमी होती है। यह कुछ मृदाओं में अपारगम्य बना देता है, बिल्कुल सही है। अपारगम्य मतलब कि उसके आर पार नहीं जाया जा सकता है, ठीक है। अब नमक की परत इस पर जम गया है तो आर पार मृदा को नहीं जाने देता है, तो मतलब अपारगम्य बना देता है, ठीक है। सी कह रहा है यह भौम जल स्तर को, भौम जल स्तर मतलब वाटर टेबल, भूमिगत जल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, भूमिगत जल की, ऊपर ले आता है। नहीं, लवणीकरण से, लवणी भवन से भौम जल स्तर जो भूमिगत जल है वाटर टेबल ऊपर नहीं आता है, बल्कि वाटर टेबल के कारण सैलिनाइजेशन या लवणीकरण होता है। तो यह कथन उल्टा दिया गया है। हाँ, अगर भौम जल स्तर या भूमिगत जल अगर ऊपर चले आए तो उससे लवणीकरण हो सकता है, लेकिन लवणीकरण से भौम जल स्तर ऊपर आ जाए ऐसा नहीं है, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। यह मृदा के वायु अवकाशों को जल से भर देता है, जल से नहीं भरता है, बल्कि कब से भरेगा, नमक से। अब यहाँ पर नमक का परत जम रहा है ना भाई, तो जो वहाँ के जो वायु में छिद्र होगा, जो मृदा के जो वायु में छिद्र होगा, किससे भरेगा, नमक से भरेगा ना भाई, जल से थोड़ा भरेगा। तो इसलिए यह भी कथन गलत हो गया। तो बचा क्या हमारा सी। देखिए आराम से एकदम लॉजिक से यह कथन, थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए और आराम से प्रश्न सॉल्व हो जा रहे हैं। तो देखिए फिर से एक बार देखते हैं कि यह फसलों के उत्पादन में अधिक वृद्धि लाता है, तो नहीं, गलत बात है, वृद्धि न ला करके कमी लाता है। यह मृदाओं को अपरगा बना देता है, बिल्कुल सही है। यह भौम जल स्तर को, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आसानी से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि रेड डेटा बुक्स पब्लिश्ड बाई, हिंदी में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ, IUCN, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक्स में निम्नलिखित में से सूची या सूचियां सम्मिलित की जाती है। तो एक होता है रेड डेटा बुक्स, इसको कौन निकालता है, IUCN इसको निकालती है, जारी करती है। और रेड डेटा बुक्स में क्या है, आपको पता होना चाहिए, एनवायरमेंटल क्वेश्चन है, लगभग इससे एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो पहला कथन देखते हैं कि जीव विविधता के प्रखर स्थलों मतलब हॉट स्पॉट में विद्यमान स्थानीय पौधों और पशु जातियों की सूची। तो देखिए यह पशु जातियों की, पौधों और पशु जातियों की सूची तो है, लेकिन प्रमुख हॉटस्पॉट का नहीं। माने कोई भी पशु हो, पक्षी हो या पौधा हो, कोई भी पौधा हो, पशु पक्षी हो, अगर वह संकटग्रस्त है, क्या है, संकटग्रस्त है या विलुप्त होने के लगार पर है या खतरे की स्थिति में है, तो वह रेड डेटा बुक्स में शामिल हो जाता है। तो रेड डेटा बुक्स में उन्हीं पौधों और पशु पक्षियों को शामिल किया जाता है जो संकटग्रस्त हो, खतरा की स्थिति में हो या विलुप्त के कगार पे हो। तो ऐसा नहीं है कि जो हॉटस्पॉट के क्षेत्र में जो पशु है, पक्षी है, उसी को शामिल किया जाता है, ऐसा नहीं है। सभी पक्षी, सभी पक्षियों और पौधों को शामिल किया जाता है जो खतरे की स्थिति में है। इसलिए कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब अगर एक गलत हो गया, इसमें देखिए एक इसमें है, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। अब ये देखिए एक और इसमें देखते हैं, दूसरा कह रहा है संकटग्रस्त पौधों और पशु पक्षियों की सूची। तो यह सही है, अभी बताया ना कि संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची रहती है रेड डेटा बुक्स में, ठीक है, इसलिए कथन सही है। विभिन्न देशों में प्रकृति, कथन नंबर 3 देखते हैं, विभिन्न देशों में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची, स्थलों की सूची नहीं है इसमें, किसकी सूची है, पौधा की, पशु पक्षी की सूची, स्थलों की सूची नहीं है, स्थलों की सूची नहीं है, किसकी सूची है, पौधों की, पशु पक्षी की सूची है, इसलिए यह भी कथन गलत हुआ है। तो कथन 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अगर देखते हैं, एक मिनट, अगर आपको कथन 3 मालूम हो जाता है कि यह गलत है, तो कथन 3 इसमें भी है, कथन 3 इसमें भी है, कथन 3 इसमें भी है, तो क्या बचेगा आंसर भी।
तो बस आपको एक कथन पता होना चाहिए, अगर इसको आप एलिमिनेट कर लेते हैं तो आपका प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए आंसर मिल गया। बस एक कथन पता होना चाहिए कि क्यों गलत है। तो आपको समझ में आया कि रेट डेटा बुक्स में क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से, कितना लॉजिक से, कितना तर्क से और क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। इसी को बोलते हैं एनालिसिस। अगर आप खुद से एनालिसिस कर पा रहे हैं तो कर दीजिए, या किसी भी कंपनी का जो पीवाईक्यू आप सॉल्व कर रहे हैं उसको मत कीजिए। या तो आप खुद से जो पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं तो मेरा जो लेक्चर है आप उसको देखिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द क्लासरूम।